कि दुनिया में जेम्स कैमरन से ज्यादा सम्मान पाने वाले बहुत कम नाम हैं। मैं दुनिया का बादशाह हूं। अपनी दमदार फिल्मों के लिए मशहूर टर्मिनेटर से लेकर खौफनाक एलियंस और टाइटैनिक से लेकर जबरदस्त अवतार तक। हालांकि कैमरून की फिल्मों में एक समय स्पाइडरमैन भी शामिल था और सबसे बड़ी बात, इसमें स्पाइडरमैन की भूमिका लियो डिकैप्रियो ने निभाई थी। तो चलिए देखते हैं कि जेम्स कैमरून का स्पाइडरमैन कैसा हो सकता था। 90 के दशक की शुरुआत में जेम्स कैमरून और उनकी पत्नी कैथरीन बिगेलो द हर्ट लॉकर के एकेडमी अवार्ड विजेता निर्देशक कैरल पिक्चर्स के साथ एक्समैन फिल्म बनाने के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसे बिगेलो डायरेक्ट करती और कैमरन प्रोड्यूस करते। ऐसी ही एक मीटिंग में स्टैनली और एक्समैन कॉमिक बुक के मशहूर लेखक क्रिस क्लेमेंट भी मौजूद थे। स्टैनली की वजह से बातचीत का विषय एक्समैन से स्पाइडरमैन पर आ गया। तो हम बातचीत कर रहे थे और एक जगह स्टेन ने कैमरून की तरफ देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें स्पाइडरमैन पसंद है। कैमरून की आंखें चमक उठी और वे लगातार बातें करते रहे और करीब 20 मिनट बाद लाइट स्टॉर्म के सभी लोग और मैं एक दूसरे को देख रहे थे और हम सभी जानते थे कि एक्समैन डील हमारी आंखों के सामने गायब हो गई थी। अगर ये पहले से स्पष्ट नहीं था तो कैमरून स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था और वेब स्लिंगर के बारे में एक फिल्म निर्देशित करने की संभावना बहुत अच्छी थी। जब मैं बच्चा था तो स्पाइडरमैन मुझे सबसे अच्छा लगता था, बाकी सभी सुपर हीरो थे और स्पाइडरमैन था। कैमरून एक स्क्रिप्ट लिखने से शुरू करते थे जो कि स्क्रीन प्ले और कहानी की रूपरेखा का एक हिस्सा था। गोथम सिटी या मेट्रोपोलिस जैसे पौराणिक शहरों के पारंपरिक ट्रॉप से हटकर कैमरून ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो कि न्यूयॉर्क के कच्चेपन और यथार्थवाद को दर्शाती हो। मैं यहाँ चल रहा हूँ। कैमरून ये भी चाहते थे कि ये कठोर यथार्थवाद पात्रों में परिलक्षित हो, तो उनकी फिल्म में हर कोई कसम खाता है, खुद स्पाइडरमैन भी। जब तुम इस दरवाजे को ठीक करोगे तो तुम्हें किराया मिलेगा। साथ ही पीटर पार्कर लिखते समय उन्होंने सोचा कि अगर एक असली किशोर को ये अविश्वसनीय शक्तियां दी जाएं, तो वो क्या करे। अगर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं और कोई आपको रोक नहीं सकता है और आप 17 साल के हैं, तो आपके पास एक अच्छी मूल्य प्रणाली होनी चाहिए, आपको एक खोज लेनी चाहिए, आपको और चूंकि यह एक मूल कहानी है, कैमरून की फिल्म का पहला भाग रेमी संस्करण के समान ही है, सिवाय कुछ प्रमुख अंतरों के, जैसे कि हैरी ओसबोर्न का नहीं होना। साथ ही एक फील्ड ट्रिप पर उसकी क्लास जिस प्रयोगशाला में जाती है वह मकड़ियों की नहीं बल्कि आनुवंशिक रूप से उन्नत फल मक्खियों का निर्माण करती है, और जब एक भाग जाती है तो वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है और खा जाती है। इससे मक्खी से उत्परिवर्तजन मकड़ी में चला जाता है, जो तब पीटर में जाता है जब वो उसे काटती है, जब पीटर स्कूल पेपर के लिए एक तस्वीर लेता है। पीटर जब घर आता है तो वो सीधा अपने कमरे में जाता है और मकड़ियों के भ्रम से घिरने से पहले ही बेहोश हो जाता है। ये भी रेमी के वर्जन जैसा ही है, बस जब पीटर उठता है तो वो खुद को 80 फीट ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर के ऊपर अपने अंडरवियर में पाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो वहां कैसे पहुंचा। घर लौटने के बाद वो फिर से उसी तरह की तकलीफ से गुजरता है और अगली सुबह उठने पर वो पाता है कि बिस्तर की चादरें उससे चिपकी हुई हैं। जैसे ही वो उन्हें उठाता है तो उसे एक चिपचिपा सफेद पदार्थ दिखाई देता है जो उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक रहा है, जो उसके बिस्तर से ढक रहा है, जो कि गीले सपने का एक बहुत ही स्पष्ट रूप से चुटकारा है, जो कि और रेमी फिल्मों की तरह कैमरून के वर्जन में पीटर की बुद्धि भी जैविक है। कैमरून को लगा कि ये अविश्वसनीय है कि एक किशोर वेब शूटर बना सकता है जिसे बनाने में डापा लैब्स को 20 साल लगेंगे। इसलिए इसके बजाय पीटर नकली वेब शूटर बनाता है जो उसके जैविक कलाई के स्पिनेट को छिपाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रिस्टबैंड से जाल निकल रहा है। हे भगवान पार्कर, तुम एक अजीबोगरीब प्राणी। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि लोग उसे प्रकृति का एक अजीब प्राणी। तो क्या तुम अपने शरीर में अपना जाल तरल पदार्थ बनाना पसंद करते हो? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम मुझे चिढ़ा रहे। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा है, बस हम ऐसा नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक रूप से हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि तुम्हारी जाल वाली स्थिति कैसे काम करती है। लेकिन ये बाद में होता है। अभी पीटर घबराया हुआ है और घबराहट में घर से बाहर भागता है। हालांकि युवावस्था में एक और गांठ के साथ पीटर को यह एहसास होने में देर नहीं लगती कि उसका शरीर बेहतर के लिए बदल रहा है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह ताकत और चपलता के अविश्वसनीय कारनामे करने में सक्षम है। अगले कुछ दिनों में वो अपने कौशल को निखारता है और एक रात वो छतों पर छलांग लगाता है, क्योंकि वो बिना देखे ही एक प्रेत की तरह आने जाने की शक्ति के नशे में चूर हो जाता है। और हम ये जानते हैं क्योंकि कैमरून के संस्करण में हम पीटर के विचारों को वॉइस ओवर के रूप में सुनते हैं, जो कॉमिक स्ट्रिप में पाए जाने वाले विचार बुलबुले शब्द गुब्बारों की जगह काम करते हैं। और हालांकि ये फिल्म में देखना वाकई बहुत अच्छा होता, लेकिन हम इसे अंततः सिन सिटी में देख पाएंगे। मैं एक देवी को घूर रहा हूँ, वो मुझसे कह रही है कि वो मुझे चाहती है। उस रात पीटर मैरी जेन के घर जाता है, जहां वो छत से नीचे उतरता है और उसके बेडरूम की खिड़की से उसे कपड़े उतारते हुए देखता है। एक तक झांक करने वाला है।
कहानी में लगभग इसी बिंदु पर पीटर को लगता है कि इन नई क्षमताओं से उसके लिए कुछ पैसे कमाने का कोई तरीका होना चाहिए। इसलिए वो एक पोशाक बनाता है और महंगी पार्टियों में परफॉर्म करने से पहले सड़क पर बसिंग करना शुरू कर देता है। और ऐसी ही एक पार्टी में एक बुकिंग एजेंट उसे खोजता है और उसे देर रात के टीवी पर दिखाता है, जहां वो सबका चहेता और लोकप्रिय हो जाता है। एक दिन अंकल बेन पीटर को अपने एजेंट के ऑफिस ले जाता है ताकि वो अपने टीवी के पैसे ले सके, लेकिन वो घटिया एजेंट उसे बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो उसे पैसे नहीं दे सकते। इसके बाद की कहानी वही है जो हमने पहले भी कई बार देखी है। एजेंट को लूट लिया जाता है। पीटर लुटेरे को रोकने में नाकाम रहता है और फिर हत्यारे के पीछे जाने से पहले अंकल बेन को गोली लगी हुई पाता है, लेकिन इस बार पीटर उसे पकड़ लेता है और फिर पुलिस वालों से उलझ जाता है जो पीटर को पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाना चाहते हैं। उस रात जे जोना जेमसन द्वारा संचालित एक स्थानीय टीवी स्टेशन ने शाम के समाचार में एक कहानी चलाई कि 2 पुलिस वालों पर स्पाइडरमैन नामक रहस्यमय किरदार ने हमला किया है। अंकल बेन की मौत के बाद पीटर बैटमैन की किताब से एक पन्ना लेता है और अपराधियों का बदला लेने के लिए उन पर हमला करना शुरू कर देता है और एक व्यक्ति विरोधी लहर बन जाता है। वो एक संदिग्ध पर अत्यधिक बल प्रयोग करते हुए 2 पुलिस वालों को जाल में फंसा देता है, जिससे स्पाइडरमैन वांछित अपराधी बन जाता है। यहीं से फिल्म रे की फिल्म से काफी अलग हो जाती है जब मुख्य विलेन कार्ल्टन स्ट्रैंड उर्फ इलेक्ट्रो आता है। लेकिन इलेक्ट्रो का ये संस्करण कॉमिक्स में दिखाए गए विलेन से काफी अलग है। इसने अपनी बिजली की शक्तियों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बैंक ट्रांसफर और शेयर मार्केट में हेर फेर करके खुद को अरबपति बना लिया है। और कैमरून की एक्स-मेन फिल्म से बचा हुआ इलेक्ट्रो चाहता है कि स्पाइडरमैन उसके साथ आए और सैंडमैन, जो इलेक्ट्रो का दूसरा सुपर हीरो है, जो उसका मददगार है। स्टैंड का मानना है कि वे मानव विकास का अगला कदम है। दोनों को तकनीक के सहयोग से बनाया गया है। स्पाइडरमैन को टीवी पर परफॉर्म करते देखने के बाद इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन को अपनी आलीशान हवेली में बुलाता है ताकि उसे अपनी मास्टर रेस में शामिल होने के लिए बहका सके। सवाल है, क्या तुम मेरे भाईचारे में शामिल होगे और लड़ोगे? लेकिन स्पाइडरमैन मना कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रो और सैंडमैन के बीच झगड़ा होता है, जिसमें स्पाइडरमैन बाल-बाल बच पाता है। निराश होकर इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन को वापस पाने के लिए एक अभियान शुरू करता है और जे जोनाह जेमसन से टीवी स्टेशन खरीद लेता है, जिससे उसे स्पाइडरमैन को पीटने के लिए असीमित बजट मिल जाता है। इलेक्ट्रो का लक्ष्य स्पाइडरमैन के लिए दुनिया को इतना शत्रुतापूर्ण स्थान बनाना है कि स्पाइडी उसके पास वापस आ जाए और उसे केवल वही समझे जो झुंड से अलग होना जानता है। इस बीच स्कूल में मैरी जेन ने जीव विज्ञान कक्षा में पीटर के साथ टीम बनाने का फैसला किया है ताकि उसे एक ग्रेड मिले, ताकि उसे वो कार मिल सके जिसका वादा उसके माता पिता ने किया था, जो उसके ग्रेड पर निर्भर है। पीटर मकड़ियों पर प्रोजेक्ट करना चाहता है, जिससे मैरी जेन बहुत चिढ़ती है, लेकिन पीटर सिर्फ उनके बारे में और जानना चाहता है क्योंकि वो खुद के बारे में और जानना चाहता है। जैसे जैसे वे दोनों प्रोजेक्ट पर साथ काम करते हैं, वो उसे पसंद करने लगती है, जिससे उसके प्रेमी फ्लैश को जलन होती है। स्कूल के बाद पीटर देखता है कि फ्लैश और एमजे के बीच तीखी बहस हो रही है, जिसके बाद फ्लैश उसे थप्पड़ मारता है। बाद में स्पाइडरमैन के वेश में पीटर उसका बदला लेता है और अपनी प्यारी पोस्ट को नष्ट करने से पहले फ्लैश को थप्पड़ मारता है। स्पाइडरमैन फिल्म में मैरी जेन को हमलावरों के एक समूह से बचाता है, बिल्कुल रेमी संस्करण की तरह। इसके बाद दोनों किस करते हैं, जिससे मैरी जेन का उन पर मोहित होना शुरू हो जाता है। बाद में स्पाइडरमैन उसे ब्रुकलिन ब्रिज पर ले जाता है, जहां वो अपने जाल से उसके हाथों को नीचे दबा देता है। हालांकि वो उसे बताता है कि ये केवल प्रतीकात्मक है और वो किसी भी समय मुक्त हो सकती है। अब मकड़ी की याद दिलाने वाले उसके लिए संभोग नृत्य करने के बाद दोनों प्यार करने लगते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एमजे को नहीं पता कि ये पीटर है। ये सिर्फ एक मुखौटा पहने हुए आदमी है जिसके साथ वो ब्रुकलिन ब्रिज से बंधी हुई है। ब्रुकलिन आखिरकार इलेक्ट्रो को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और वो एमजे का अपहरण कर लेती है और उसके लापता होने के लिए स्पाइडरमैन को दोषी ठहराती है। स्पाइडरमैन उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर तक ट्रैक करता है, जहां रे की स्पाइडरमैन फिल्म का क्लाइमैक्स भी होता अगर नावेल 11 न होता। वह पहुंचकर इलेक्ट्रो एमजे को जाने देता है और स्पाइडी से कहता है कि वो उसे सिर्फ एक करके मिलने के लिए बहका रही थी, जबकि वो स्पाइडरमैन को फिर से अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। और उसकी बात पीटर को समझ आ जाती है, लेकिन पीटर उसे लाखों डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिससे स्पाइडरमैन एक बार फिर उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इलेक्ट्रो फिर एमजे को पकड़ता है और उसे जबरदस्ती चूमता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर उसे वापस जीवन मिल जाता है। इस बिंदु पर पीटर पागल हो जाता है, उनसे लड़ता है और फिर एमजे को दूसरे टावर की सीढ़ियों तक ले जाता है। इस बिंदु पर वो उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है, जिस पर स्पाइडरमैन जवाब देता है ठीक है। फिर स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो और सैंडमैन के साथ एक अंतिम लड़ाई में जाता है, जिसे कैमरून एक असली बॉन्डर के रूप में वर्णित करता है। आखिरकार स्पाइडरमैन सैंडमैन को इलेक्ट्रो की एक बोल्ट की दिशा में खींचता है, जिससे स्पाइडी और इलेक्ट्रो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की छत से गिरने से पहले ही कांच में बदल जाते हैं। एक शानदार दृश्य में इलेक्ट्रो घबराकर हर दिशा में बिजली फेंकता है ताकि उसे गिरने से रोका जा सके। पीटर आखिरकार उसे बचा लेता है और इलेक्ट्रो को अपनी पहचान बताता है कि वो एक किशोर है। इससे इलेक्ट्रो बहुत खुश होता है। फिर पीटर इलेक्ट्रो द्वारा दिए गए पैसे लेकर शहर पर बरसात कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। स्कूल में पीटर और एमजे को उनके प्रोजेक्ट में ए ग्रेड मिलता है, जिससे एमजे पीटर को खुशी में चूम लेती है। जैसे ही वो चुंबन से बाहर निकलती है, उसे पता चलता है कि वो स्पाइडरमैन है।
पीटर और एमजे के अलग अलग कॉलेजों में जाने से पहले फ्लैश से जलन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरून की स्क्रिप्ट के कई तत्व हैं जो अंततः रेमी की फिल्म में दिखाई देंगे, लेकिन बहुत सारे अंतर भी हैं। सबसे बड़ा अंतर स्क्रिप्ट का लहजा है। इसमें बहुत सारी गालियां, सेक्स और अन्य वयस्क परिस्थितियां हैं, जिसके कारण इसे आर रेटिंग मिल सकती थी, जो कि एक सुपरहीरो फिल्म से अपेक्षित नहीं है। लेकिन कैमरून ने स्पाइडरमैन की कहानी को युवावस्था के रूप में देखा और इसलिए इसे अधिक परिपक्व दर्शकों के लिए लिखा। हालांकि कलाकारों की सूची काफी दिलचस्प। जे जोना जेमसन के लिए कैमरून एर्ली चाहते थे, जो मेरी राय में एकदम सही होती। मैगी स्मिथ, जो मूल रूप से 9 के दशक की हर फिल्म में एक बूढ़ी महिला की भूमिका निभाती थी, को आंटी में के लिए चुना गया था। कैमरून रेगुलर के लांस हेनरिक्सन और माइकल बीन क्रमशः इलेक्ट्रो और सैंडमैन की भूमिका निभाते, जबकि रॉबिन लाइवली को एमजी के लिए चुना गया और डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस के रूप में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को एक छोटी सी भूमिका के लिए शामिल किया गया, ताकि उन्हें सीक्वल के लिए विलेन के रूप में स्थापित किया जा सके।